3 टेंट लाए, 14 लोग हैं, 3 टेंट है। पहाड़ के ऊपर से एक विशाल डमरू के आकार का पूरी कायनात भी नहीं रोक सकती, बाबा का बुलाया आया तो। सुबह ठीक 5 बजे मंदिर के गेट खुल रही है। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर भी नहीं जा सकता और नीचे भी नहीं उतर पा रहा हूं। फिर से बुखार आ रहा है। अब मेरी बेटी को लेकर वो आ पाएगी कि नहीं समझ नहीं पा रहा हूं। और ऐसे मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन उन दोनों का अभी भी कोई अता पता नहीं है। जय श्री केदारनाथ की। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं हूँ केदारनाथ में, जस्ट मंदिर के बाएं तरफ छोटे से इस होम स्टे में। लास्ट एपिसोड में शायद आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे कल हम लोग लगभग 19 घंटे की पैदल यात्रा करके गौरीकुंड से केदारनाथ आकर यहाँ पहुँचे थे। और इस यात्रा में हमें इतनी मुश्किलें और इतना स्ट्रगल झेलना पड़ा था। आप बताओ, क्या हमें ऐसे यात्रा करना चाहिए था, या फिर आप होते तो कैसे करते ये यात्रा? कमेंट में ज़रूर लिखना। पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोगों ने केदारनाथ में इस गायत्री सदन होम स्टे में 2 नाइट्स के लिए एडवांस बुकिंग कर रखी थी। इस होम स्टे में आपको 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी विथ यूपीएस बैकअप के साथ और 24 घंटे आपको बाथरूम में गीज़र की सुविधा मिल जाएगी, जो कि पूरे केदारनाथ में सबसे बड़ी डिमांडिंग बट रेयरली अवेलेबल फैसिलिटीज़ है। लास्ट बार हमें सेम रूम के लिए 6000 पर नाइट देना पड़ा था, लेकिन इस बार सीज़न का शुरुआत भी है और रेट भी बढ़ चुका होगा, इसलिए हमें 9000 पर नाइट इसी सेम रूम के लिए देना पड़ा है। रेट इस जगह का लगभग इसी के आसपास रहता है, लेकिन फैसिलिटीज़ के मामले में ये होमस्टे बाकी औरों से शायद आगे ही रहेगी। अगर आप भी इस होमस्टे में आना चाहते हो तो थोड़ा ओवर द फोन बार्गेन कर सकते हो। आज सुबह का वेदर बेहद खूबसूरत हो चुका है। चारों तरफ धूप खिल के सबको जैसे ठंड में राहत देने का काम कर रही है। कल रात को टेम्परेचर यहाँ -2 तक जा चुका था। अभी लगभग सुबह 11:30 बजा हुआ है। हम लोग नहा धोकर रेडी होकर मंदिर के आसपास घूमेंगे, फिर जाएंगे महाकाल भैरव बाबा के मंदिर के पास उस वाले पॉइंट पर ट्रेकिंग करते हुए। फिलहाल ब्रेकफास्ट इसी होम स्टे के रेस्टोरेंट से हम लोगों ने आलू पराठे के साथ कर रहे हैं। आलू पराठा 80 रुपये पीस है। हम लोग कल भी यहाँ रुकेंगे, तो इसलिए अभी निकल के बाबा के स्पर्श दर्शन और पूजा के लिए फ़िलहाल क्या सिस्टम है वो थोड़ा छानबीन करेंगे। केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे इस बड़े से चट्टान को भीमशिला कहा जाता है। ऊपर उस वाली पहाड़ों के पीछे है चोरावाली ग्लेशियर,
मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल है। 2013 में इसी ग्लेशियर में बादल फटने की वजह से मंदाकिनी नदी ने भयंकर बाढ़ के रूप में इस केदारनाथ घाटी पर टूट पड़े थे। मंदिर के पुराने पुजारियों को आप पूछोगे तो जानोगे, उस भयंकर बाढ़ में जब मंदिर के पुजारियों ने बाबा केदारनाथ को शरण कर रहे थे, तब जाकर पुरोहितों ने देखा कि उस पहाड़ के ऊपर से एक विशाल डमरू के आकार का ये शिला बहुत ही जोर से किसी पागल बैल की तरह मंदिर की तरफ आ रही थी, जिसके चोट से ये मंदिर पूरा ध्वस्त हो जाता। लेकिन उन लोगों ने देखा ये पत्थर मंदिर के ठीक पीछे इसी जगह पर आकर जम गया, मानो जैसे किसी ने इसको यहीं पर रुक जाने का आदेश दिया था। और इसी भीमशिला के यहाँ रुक जाने की वजह से नदी के बहाव इस पत्थर से दो हिस्से में भाग होकर मंदिर के दोनों साइड से निकल जाकर मंदिर को बचा लिया था। अभी आप बताओ, वो डमरू किसके थे? किसने इस पत्थर को यहीं पर रुकने का आदेश दिया था? वो किस इंजीनियर का इंजीनियरिंग डिज़ाइन था जिसे पता था इस पत्थर के यहीं पर रुक जाने की वजह पानी का बहाव दो हिस्सों में बढ़ जाएगा और मंदिर में खरोच तक नहीं आएगा? अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में उनका नाम बताना। वो जो झरना दिख रहा है ये है मधुगंगा नदी। कहते हैं वो गंगा जी का ही एक दूसरा बहाव है। मंदिर के पीछे से और थोड़ा आगे आएंगे तो ये आदि गुरु शंकराचार्य का एक भव्य स्थल मिल जाएगा, जिन्होंने इस भव्य मंदिर का आधुनिक निर्माण करवाया था। मंदिर के दीवार के ठीक पीछे ये है अमृत कुंड, जिससे पानी भर के अपने घर में ले जाया जाता है। मंदिर के बाएं तरफ से श्री भैरव मंदिर जाने का ये मार्ग बना हुआ है। मंदाकिनी नदी के ऊपर इस ब्रिज को पार करते ही दाहिने तरफ लगभग 1 किलोमीटर का ट्रेक करके उस वाली पहाड़ी चोटी पर आपको बाबा भैरवनाथ के दर्शन हो जाएंगे। ये पुल पार करते ही यहाँ ऐसे 2-3 भंडारे आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप रात भी बिता सकते हैं। हम लोग लेट हो चुके थे, इसलिए भंडारा बंद हो चुका था। भंडारा बंद है अभी? हाँ, फिर 6 बजे चालू होगा। हम लोग जब पिछली बार आए थे तो यहीं पर अलवार भंडारा में अपना पेट भरा था। ये भैरव बाबा के मंदिर जाने के लिए जो रास्ता बनता है यहाँ साइड से, उसके ठीक बगल में इस भंडारे में बहुत कुछ मिलता है, कचौड़ी, राइस, खीर, ना जाने और क्या क्या। लेकिन सिस्टम एक ही है, यहाँ पर खाना है तो आपका थाली आपको खुद अच्छे से धोकर रखना पड़ेगा। अब दोपहर के खाने का सोचा था इस भंडारे में ही खाएंगे, लेकिन भंडारा तो बंद हो चुका था, इसलिए हमें इस छोटे से ढाबे पे रुकना पड़ा कुछ खाने के लिए। यहाँ आलू पराठा और मैगी का ऑर्डर देकर हम बैठे ही थे तो एक भाई मिल गया जो महाराष्ट्र से आए हैं। भाई पहले अपना नाम बता दो। प्रदीप पांचाल। प्रदीप पंजाल। कहाँ से आ रहे हो? महाराष्ट्र से। 14 लोग आए हम, और टेंट वोंट उधर से सब खाने पीने का सामान जो है वो साथ में लेके आए। अच्छा। इधर से अभी दर्शन आज तो हो गया हमारा। हाँ। आज निकलने वाले शाम को। अच्छा। यहाँ से सीतापुर जाएंगे, वहाँ से तुंगनाथ पे रेस्ट करेंगे टेंट वोंट डाल के। अच्छा। वहाँ से बद्रीनाथ। फिर बद्रीनाथ? हाँ, बद्रीनाथ जाएंगे। फिर बद्रीनाथ से सीधा हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से दिल्ली। अच्छा, यहाँ जो तुम लोग 14-15 दिन से रह रहे हो, 14-15 आदमी, रह कैसे रहे हो? मतलब कैसे अपना जुगाड़ किया? मतलब आप हमने उधर से गांव से ही टेंट लाए, खाने पीने का सामान लाए। कितने टेंट? 3 टेंट लाए। 3 टेंट, ओके। हाँ, 14 लोग है, 3 टेंट है। मतलब खाना पीने का सामान जो चूल्हा, गैस, जो किराना सामान लगता है वो सब हम लेके आए उधर से, महाराष्ट्र से लेके आए। वेरी गुड। लोग परेशान रहते हैं और बोलते रहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुत जाना कठिन है, लेकिन नियत सही है। हाँ, नियत साफ रहेगा तो सब, और मन में चाह रहेगा।
तो सब कुछ possible है। बाबा का बुलावा आया तो सच कोई ये बात नहीं रोक सही है। सकता। ये बात सही है, हाँ। ये बात एकदम सही। पूरी कायनात भी नहीं रोक सकती ठीक, बाबा का बुलाया ठीक, आया ठीक। तो। वेरी गुड। क्योंकि मैं पिछली बार आया था तो मेरा दर्शन नहीं हुआ था। इस साल मेरा हो गया दर्शन। तो वो दुख रह गया था। हाँ, एक दुख मतलब मेरे दिल के अंदर था कि हाँ, बाबा को मिलना है और बाबा ने मेरे को बुलाया। ठीक, तो वो इस बार पूरा कर लिया। दर्शन हो गया वेरी गुड, वेरी गुड। पूरा। तो पूरा हो बाबा गया। के जय बाबा केदारनाथ की जय। जय। चाय पियो, ये साथी ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं है चाय पीने के लिए। ठीक है भाई, 2 चाय लगा दो यहाँ। इस ढाबे में बैठ के ही थे कि अचानक वेदर एकदम से चेंज होकर अच्छी खासी बारिश और साथ में बर्फीली ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते देखते दोपहर के 3 बजे टेम्परेचर 7-8 डिग्री से अचानक 4 डिग्री में आ चुका था। करीब 1.5 घंटा ढाबे में बैठने के बाद लगभग 4:30 बजे धीरे धीरे वेदर साफ होने लगी, लेकिन तब तक भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाने का प्लान बहुत ही कठिन हो चुका था। ठंड इतनी लगने लगी थी कि माँ और बेटी को रूम में भेजना पड़ गया था। मैं मंदिर एरिया में घूमने लगा, लेकिन भैरव बाबा की दर्शन इस बार के लिए कैंसिल करना पड़ा। लेकिन हमें पिछली बार की बाबा की दर्शन याद आने लगे। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। मंदिर में दर्शन और बाबा के पूजा देने के लिए 2-3 ऑप्शन थे, लेकिन हम लोगों ने 7 जन का 7,500 रुपये का एक कूपन बनाना ही सही समझा था। इसका पूरा जुगाड़ हमारे होटल के ओनर श्री अनिल बागवानी जी ने ही कर दिया था, होटल में ही एक फैमिली के साथ। इस स्पर्श दर्शन के टाइमिंग शायद रात के 12 बजे से सुबह 5-6 बजे तक का होता है। हम लोगों का टाइमिंग 4:30 बजे का निकला था। ना जाने कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके लोग आते हैं यहाँ। आखिर क्या मांगते हैं हम यहाँ आकर, क्या मिलता है हमें? क्या आपको पता है क्या मांगते हो आप? कमेंट में ज़रूर बताना। जय जय। अभी शाम के 7:20 हो चुके हैं। मैं रूम में आ चुका था इन दोनों को लेकर और ठंड से बचने के लिए टोपी और जैकेट भी ले चुका था। अब जाएंगे सीधा मंदिर परिसर में आरती देखने। बाहर का टेम्परेचर अभी 2 डिग्री हो चुका था। मैंने -10 डिग्री का ये जैकेट चढ़ा लिया था।
आरती देखकर हम लोग 8:30 बजे तक डिनर के लिए बैठ गए थे। थोड़ा सा सो लेंगे, सुबह 3-3:30 बजे उठना है, मंदिर में पूजा देने जाना है। केदारनाथ बाबा को पूजा में चढ़ाने के लिए ये एक सुंदर सा धोती लाए थे हम। रात को 3 बजे उठकर हम लोग रेडी हो गए थे और हमें लेने छोटा पंडित जी आए हुए थे। इतनी रात को भी मंदिर परिसर में लोगों की कोई भी कमी नहीं है। केदारनाथ पूरी तरह जगा हुआ है। चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम्। श्रद्धालुओं का लाइन लगा हुआ है। बहुत लोग आग और धूनी जलाकर बैठे हुए थे। दुकानदार सब जगे हुए हैं। सफाई कर्मी अपने काम शिद्दत से कर रहे थे। अभी का टेम्परेचर 0 डिग्री हो चुका था। हम लोग भी लाइन में लग चुके हैं। पंछियाँ गा रही थी एक नए दिन के स्वागत के लिए। मंदिर में पूजा देने के लिए कुछ फूल और प्रसाद सामग्री ले रखी थी। हमारे साथ यमुनोत्री और गंगोत्री से लाया गया बाबा केदारनाथ के अभिषेक के लिए जल भी था। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी, लेकिन पूजा भी हमने बहुत अच्छे से कर पाए थे। अभी 4:30 बज चुका है। धीरे धीरे अंधेरा कट रहा है। वो जो सादा पहाड़ पीछे दिख रहा है वो पूरा केदारकंठ और नीलकंठ पहाड़ की रेंज है। बाबा केदारनाथ की कृपा से इस साल के लिए हमारे 4 धाम की 3 धाम केदारनाथ धाम के साथ कंप्लीट हो चुका है। तो बोलो जय श्री केदारनाथ की जय। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं सुबह ठीक 5 बजे मंदिर के गेट खुल रही है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद। और उस तरफ से सूरज की पहली किरण आने लगी है उस वाली पहाड़ पर। हम लोग आज ही पैदल नीचे उतर जाएंगे। मंदिर से लौटकर कुछ देर सोकर फिर रेडी होकर हम लोग 11:30 बजे तक रवाना हो चुके थे। अंतिम बार की तरफ बाबा केदारनाथ को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर फिर से यात्रा शुरू करेंगे। नीचे जाने का मन तो नहीं था, लेकिन जीवन और जिंदगी के बोझ आपको नीचे ही खींच कर ले जाएगी। बादल बाहर और अंदर हर तरफ छाने लगा था। लगता है बारिश होगी, लेकिन कहीं और शायद बारिश होने लगी थी। बाबा फिर से बुलाना, शक्ति देना ताकि फिर आपसे मिलने आ पाऊं इसी जन्म में। बस 15 मिनट में ही हम लोग हेलीपैड ग्राउंड तक पहुंच गए थे। परसों इसी ग्राउंड से मंदिर तक जाने के लिए 1 घंटे के ऊपर लग गया था और अभी आधे घंटे में ही हम लोग घोड़ा पड़ाव तक पहुंच गए हैं। अब तक शांति से चल पा रहे थे। यहाँ से फिर गंदी वाली ट्रैक चालू हो जाएगी। वो दोनों थोड़ा पीछे रह जा रहे थे, इसलिए मैं भी थोड़ा उनके लिए रुक रुक के जा रहा था, नहीं तो और जल्दी डाउनहिल जा पाते। दोपहर के 12 बज चुके हैं। वेदर फिर से चेंज हो चुका है। बारिश के साथ स्नोफॉल भी चालू हो चुकी है। हम सब लोग दुकानों के अंदर घुसकर वेट करने लगे। करीब आधा घंटा बैठने के बाद हमने रेनकोट पहनकर फिर से पैदल
नीचे उतरने का फैसला कर लिया। बहुत टाइम खराब हो चुका था, नेटवर्क भी एकदम नहीं मिल रहा था और यहाँ ऊपर चढ़ते हुए एक महिला की शायद तबीयत बहुत खराब हो चुकी है। कुछ लोग उन्हें संभाल रहे हैं। ऊपर की बारिश और स्नोफॉल से बचने का एक ही उपाय था, जल्दी जल्दी नीचे की तरफ उतरना। अब उसी की वजह से बारिश काफ़ी कम हो चुकी है। केदारनाथ ट्रैक में सबसे कठिन हिस्सा शायद ट्रैकिंग नहीं है, बल्कि इस घोड़े से बचना और घोड़े के टट्टी से बने इस कीचड़ में गिरने से बचना, ये सबसे बड़ा हार्डल है। अभी मैं आ चुका हूँ बड़ी लिंचोली तक। वो दोनों अभी भी बहुत ऊपर हैं। यहाँ पर खीरा 50 रुपये पीस बेच रहा था। क्या करे, उसी को खाने लगा ताकि थोड़ा इंतज़ार कर पाऊँ। वो नीचे रामबाड़ा ब्रिज, उसके बाद से ढलान और थोड़ा कम हो जाएगी। अभी 3:30 बज चुका है। रामबाड़ा क्रॉस करते ही घोड़े की लाइन अलग हो चुकी है। अभी कुछ देर ही सही बिना डिस्टर्ब थोड़ा चल पाएंगे। शाम के 4:10 हो चुका है। अभी शाम के 6:50 हो चुका है। मैं इस दुकान पर लास्ट 45 मिनट से ऊपर बैठा हुआ हूँ। मेरी फैमिली ऊपर अभी भी बहुत पीछे है। उन लोगों के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं बीच में बहुत जगह रुकते रुकाते उन लोगों के लिए जानबूझकर बैठते हुए आया था, लेकिन अभी भी वो लोग 3-4 किलोमीटर पीछे हैं और मैं गौरीकुंड से बस 1.5 किलोमीटर ही पीछे हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर भी नहीं जा सकता और नीचे भी नहीं उतर पा रहा हूँ उन दोनों की चिंता में। रीमा ऑलरेडी सुबह एक पैरासीटामोल खाकर निकली थी। अभी फ़ोन पर पता चला उसे फिर से बुखार आ रहा है। अब मेरी बेटी को लेकर वो आ पाएगी कि नहीं समझ नहीं पा रहा हूँ। और मैं अगर नीचे उतर के जल्दी एक रूम नहीं ले पाया तो बाद में और मुश्किल हो जाएगी। करूँ तो करूँ क्या। 7:30 बज चुका था। फाइनली ना चाहते हुए भी मैं नीचे आ चुका हूँ, क्योंकि पिट्ठू भी अपना सामान नीचे लेके आने वाले हैं। उसे भी रिसीव करना था। एक रूम की भी बंदोबस्त करनी थी। इस वजह से मुझे उन लोगों को छोड़कर नीचे आना ही पड़ा पहले। अगर हम लोग जल्दी उतर पाते तो प्लान ये था कि हम लोग आज सोनप्रयाग तक ही अपनी गाड़ी के पास पार्किंग स्पेस पर चले जाते, लेकिन अब इतनी देर हो चुकी है। वो लोग नीचे आने में अभी भी 2 घंटा कम से कम लगा देंगे। रात के 8:40 हो चुका है और ऐसे मूसलाधार बारिश हो रही है। वो दोनों अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं। उन लोगों को आने में कम से कम 10 बज जाएगा। रोड के ऊपर इस होटल में मैंने एक रूम ऑलरेडी बुक कर लिया है। अब उन लोगों का ही इंतज़ार है। इतना पानी हो रहा है और ऊपर से वाइफ को बुखार आ चुका है। ठीक से कुछ खाया भी नहीं होगा। अभी यहाँ से भी वो लोग 3-4 किलोमीटर ऊपर है। उन लोगों के लिए टेंशन में मेरे हाथ पैर ठंडे हो जा रहे थे। मैं लाचार की तरह बैठकर देख रहा था। ना यहाँ बैठा रह पा रहा था और ना ही ऊपर जा सकता था उन लोगों की मदद करने। भूख, प्यास और टेंशन की वजह से मेरे दिमाग नहीं चल रहे थे। और अभी 9:25 हो चुका है। पिट्ठू वाले अभी आके लगेज दे गए, लेकिन उन दोनों का अभी भी कोई अता पता नहीं है। वो दोनों अभी भी काफ़ी ऊपर हैं। बारिश की वजह से कहीं रुके हुए भी थे। मैं 7:30 बजे से इसी चेयर पर 11 बजे तक यहीं पर बैठ के उन लोगों के लिए वेट करता रहा। आखिरकार रात के 11:15 बजे वो दोनों बहुत ही बुरी हालत में एकदम एनर्जी लेस होकर बुरी तरह भीग कर किसी तरह नीचे आ पाए थे। इस होटल में बहुत रिक्वेस्ट के बाद मैंने 3 जन के लिए दाल चावल सब्जी रखवा दिया था। आने के बाद वही खाकर थोड़ा सा रेस्ट लेकर फ्रेश होके हम लोग रात को 12:40 बजे तक सो गए थे।